नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद अब दक्षिणी राजस्थान के रास्ते गुजरात जाने की तैयारी कर रहा है। जिस वक्त दक्षिणी राजस्थान में बीटीपी की एंट्री हुई, उस वक्त बीजेपी और उनके विचार से जुड़े विभिन्न संगठन एक्टिव हो गए थे। भाजपा इस बात को लेकर खुश थी कि नुकसान कांग्रेस को होगा। नतीजा सामने था। बीटीपी की 2 सीटें विधानसभा में पहली बार आई थी, लेकिन ये नुकसान कांग्रेस और भाजपा दोनों को हुआ, किसी को कम और किसी को ज्यादा। जैसे ही बीजेपी की राजनीतिक तौर पर वागड़ क्षेत्र में ठीक ठाक से एंट्री हुई, वैसे ही नक्सली विचार रखने वाले लोगों को संरक्षण भी मिलने लगा। हद तो तब हो गई जब बीटीपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर कुछ मंदिरों में ध्वजा हटाने का आरोप लगा। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन डराने वाली हकीकत अपनी जगह है। क्या वाकई नक्सली सोच मरुधरा में अपना वजूद तलाश रही है? क्या वाकई डूंगरपुर के बवाल के पीछे नक्सलवादियों का हाथ था? क्या नौकरी के नाम पर हुए तांडव की पटकथा सिस्टम के खिलाफ खड़े लोगों ने लिखी थी? क्या सूबे के सुकून को नजर लगने का षड्यंत्र रचा जा रहा था? और अगर नक्सल बनेगा नासूर, तो इसमें होगा किसका कसूर? सूबे में नक्सल सोच कहीं बन न जाए नासूर। वागड़ के विवाद में आखिर है किसका कसूर? नौकरी की आस क्यों बनी फसाद की आंच? राजस्थान में कैसे रुकेगी नक्सल की फांस? और सबसे बड़ा सवाल कि नक्सल बना नासूर, तो इसमें होगा किसका कसूर? बिग फाइट में बहस आज जिसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ जी हैं, कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अनिल गोठवाल जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामनारायण मीणा जी आपसे ही करते हैं। आखिर ये है क्या? नक्सलवाद जिस तरह से पनप रहा है और जिस तरह से तस्वीरें भी डूंगरपुर में देखने को मिली है, किस तरह से इसमें विराम लगेगा? क्योंकि इसे लेकर आरोप भी बीजेपी ने लगाए थे, सवाल भी बहुत खड़े किए थे, लेकिन जांच अभी भी अधूरी। श्वेता जी, बीजेपी क्या कहती है ऐसे प्रश्न नहीं है, प्रश्न वास्तविकता का है। डूंगरपुर में नक्सलवाद वहाँ तक मान सकते हैं कि बेरोजगारी है वहाँ के आदिवासियों में, उसके बारे में बीजेपी ने जो एक्ट बनाया वो एक्ट नियमों के तहत नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के खिलाफ था, और वहाँ की बहुसंख्यक आबादी को बीजेपी ने नेगलेक्ट किया। उसी का नतीजा है कि बीटीपी बनती। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हुआ आतंकवाद की तरह आंदोलन हो गया, और उन बच्चों को जो कोर्ट्स हैं उनको एसएलपी दायर करने की बात करनी चाहिए थी, वो बात इन्होंने नहीं की। और जो नेग्लिजेंसी रही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, यही कारण है कलेक्टर को और एसपी को वहाँ से हटाया जा चुका है। जितनी कार्रवाई गवर्नमेंट कर सकती उतना हो गया। और मुख्य मुद्दा जो ये सर्विसेज के बारे में जिस तरह से कमेटी बनी थी, वो कमेटी समय पे रिपोर्ट नहीं दे सकी। कमेटी समय पे रिपोर्ट देती तो शायद ये मामला आगे तक नहीं बढ़ता। अब बीजेपी का कहना और कथन और करने में अंतर है, क्योंकि जातवाद के आधार पे हम किसी चीज़ को आंकेंगे कि आदिवासी, हर आदिवासी आतंकी है, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी कतई आतंकी नहीं है। आदिवासी अपनी जन्मभूमि को अन्यों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और डूंगरपुर के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। लेकिन धर्म की आड़ में जिस तरह से ये आरोप लगा, झंडे उतरे, वो किए, ये इस तरह का माहौल बना करके बीजेपी जी की अपनी वहाँ किसी न किसी बहाने अपना वर्चस्व जमाना चाहती है, इसलिए उनका कथन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि इसको ठीक से टैकल नहीं किया गया तो ये मामला उलझ सकता है, जातवाद का और भयंकर चल सकता है, आदिवासियों में और आक्रोश पैदा हो सकता है। राजस्थान सरकार इसके बारे में बहुत कुछ करने जा रही है। ठीक है, आपने कहा राजस्थान सरकार बहुत कुछ कर रही है। अनिल गोठवाल जी, जिस तरह से अभी कहना भी रामनारायण मीणा जी का था कि सरकार जो कुछ कर सकती थी वो सब किया गया, लेकिन सभी आदिवासी नक्सली है, ये कहना गलत होगा। बिल्कुल, कुछ लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं, और ये बार बार कहा जा रहा था जांच भी की जाए। लेकिन आपको लगता है कि जो जांच हुई या फिर जिस तरह से ये पनप रहे हैं, वो राजस्थान के लिए खतरा बन सकता है आने वाले वक्त में? इसे अभी रोकना होगा। देखिए, इसको समझने के लिए मैं 1 मिनट आपको नक्सलवाद बताता हूँ। नक्सलवाद में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो उनका पैसा आता है आदिवासियों पे या वहाँ के इलाके के ऊपर खर्च करने के लिए, वो बीच में गायब हो जाता है। वहाँ अस्पताल नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। इसको लेके नक्सलवाड़ी के अंदर 67 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी के उसमें था
तो ये पश्चिम बंगाल से होता हुआ आपके उड़ीसा, बिहार, आपके छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के ऊपर भी है। उसमें यही है कि आज बेरोजगार युवा है, वो ये चाहता है कि हमें नौकरी मिले। 1167 पद जो खाली हैं वो किसी ना किसी को तो मिलने चाहिए थे, तो इसको लेके लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले दिनों जो पिछला रिजल्ट आया है ये MLAs का, उसके अंदर 2 गुजरात से जीत के आए हैं और 2 राजस्थान से BTP के MLA जीत के आए हैं। तो लोगों में आशाएं बहुत ज्यादा हो गई कि अब हम पावर में आ गए, सत्ता में आ गए और हमारे को ये कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जैसा DGP साहब ने कहा था कि कुछ लोग छात्रों को उकसाकर और एक राजनीति के अंदर कुछ बाहरी तत्व आके और इसको फैलाया और ये उपद्रव ज्यादा फैल गया। तो हमें ये कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है कि वहाँ स्थानीय क्या परिस्थितियां हैं और सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि वहाँ पर जो ये स्थिति पैदा हुई है और पुलिस के लिए एक चैलेंज हुआ है कि वहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी। 2 लोगों की मौत हुई, एक की बाद में हुई और 30 पुलिस वाले घायल हुए इसके अंदर इस उपद्रव में। और ये काफी 20 किलोमीटर लंबा ये एक फैल गया उपद्रव। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 18 दिन तक ये शांति प्रिय आंदोलन चला था और उसके बाद में एकदम उग्र हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है जो 18 दिन तक सरकार ने, इसी पर तो सवाल है गोठवाल जी कि अगर ये शांतिपूर्वक कर रहे थे तो ये आगे भी चलता, बातचीत होती सरकार से। अचानक इतना ज्यादा उग्र होना, इतना हिंसक होना, तो बाहरी लोग शामिल हुए इसमें और इसलिए इतना उग्र हुआ। ये बार बार बयान वहां के लोगों के भी आ रहे थे। खैर, रुक करते हैं, SP मित्तल जी भी हमारे साथ है। SP मित्तल जी, क्या माने कि नक्सली सोच मरुधरा में अपना वजूद तलाश रही है, इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है? श्वेता जी, ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो मुद्दा जो राजस्थान में चला, ये कोई अभी का नहीं है, तात्कालिक नहीं है कि 1167 पदों के जो मामले हैं शिक्षकों को लेकर, उनका मुद्दा है। ये पिछले 4-5 साल से ये बांगड़ क्षेत्र में चल रहा है। और ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश का जो इलाका जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है उसमें भी ये सारी गतिविधियां हैं। मेरा अब ऐसा मानना है कि अभी जो डूंगरपुर में ये जो पूरा मामला हुआ है, इसके बाद में जिस तरीके से नक्सलियों की भूमिका इसमें सामने आई है, तो इस सारे जो घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच अब CBI से करानी चाहिए। राजस्थान पुलिस की अपनी है। मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान पुलिस ने इसमें कोई बाद में इसमें लापरवाही बरती होगी या जांच में उनकी खामी होगी, लेकिन राजस्थान पुलिस की एक सीमा है, उस सीमा से बाहर जाके अब इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो मध्य प्रदेश जाना हो, चाहे वो गुजरात जाना हो और चाहे वो झारखंड जाना हो, हम उन सब चीजों के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी चाहिए जो इसकी जांच करे। साथ ही जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का इन्वॉल्वमेंट रहा, हमने ये देखा कि BTP के जो 2 विधायक थे वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के आए। और जब बात हाल ही में जब जुलाई और अगस्त के अंदर जब राजस्थान में राजनीतिक क्राइसिस हुई, तो पहले देखा कि ये BJP में चले गए, फिर बाद में ये कांग्रेस में चले गए। तो कुल मिला के इनका जो उद्देश्य है ये दोनों विधायकों का, वो यही है कि किसी भी तरह जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको उनके हितों की लड़ाई लड़ी जाए, उनके लिए लड़ाई जाए। उनको राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं है जितना कि अपने एक बीच में ये बात भी आई थी कि इन लोगों की जो डिमांड है वो भील प्रदेश की डिमांड है। अब आप बताइए कि 3 राज्यों की सीमाओं को मिला के यदि भील प्रदेश बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो हालात जो नक्सलवाद के जो हालात हैं वो छत्तीसगढ़ में और जो झारखंड में हो रहे हैं, वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें भी झेलने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी भी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, सवाल ये कि नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से डूंगरपुर में हुआ, BJP की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए गए, आपने टीम गठित की जांच के लिए भी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये धीमा जहर तो नहीं है आदिवासियों को जो दिया जा रहा है और ये कोशिश है कि मरुधरा में अपना वजूद तलाशने की नक्सलियों की? देखिए, बहुत अरसे से वहाँ पे ये वामपंथी संगठन और ईसाई मिशनरीज ये बहुत अरसे से काम कर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ कन्वर्जन का भी कोशिश वहाँ हुई है। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल्स ने धीरे धीरे पैर जमाने शुरू किए, तो जो उनको बहुत सॉफ्ट टारगेट लगता है
वो हमारे भोले भाले आदिवासी लगते हैं और इस तरीके का जो शांत प्रदेश है वहाँ उन्होंने कोशिश की है। अब ये सरकार को तय करना है कि उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई सामने लाए और उसको रोकने को उपाय करे। सतीश जी, लेकिन जिस तरह से रामनारायण मीणा जी हमारे साथ, उनका कहना है कि जांच जो सरकार कर सकती थी वो की गई है। क्या आप इस जांच से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि तह तक जाकर इसे खत्म करने की जरूरत है? नहीं, खाली केवल ये रोजगार की मांग नहीं थी, इसके पीछे जिस तरीके के इनपुट मिले हैं और वो खुद डीएम ने स्वीकार किया है कि इस वायलेंस में स्थानीय लोग कम थे, बाहर के लोग ज्यादा थे। तो बाहर के लोग कौन थे, ये डीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ झारखंड से कुछ लोग आए थे। तो ये झारखंड के लोग कौन हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये सरकार को ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई सतही मामला नहीं है, इसको ठीक तरीके से जांच करके वो सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और कही जा रही है कि सियासी नफे का एक कहीं ना कहीं खेल है जिससे राजस्थान को नुकसान हो सकता है। अब सरकार कह रही है कि उन्होंने जो जांच कर सकती थी की गई, लेकिन जिस तरह से वहां पर ये धीमा जहर दिया जा रहा है आदिवासियों को, ये लोग उनमें मिक्सअप हो रहे हैं या ये फैल जाएगा, तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान राजस्थान को होगा और वक्त रहते क्या सरकार को और करना चाहिए इस जांच के अलावा? देखिए, एक तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का कन्फ्लिक्ट नहीं हो, सद्भाव बना रहे, वो जरूरी है। वो किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़े और उसको बिगाड़ने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जो पहले कहा उस पर कायम हूँ कि हमारा बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर प्रदेश और उसका वो दक्षिणी हिस्सा, उस पर इस तरीके से ढीला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को उस पर बहुत प्राथमिकता से कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए, वहाँ की सुविधाओं के लिए भी, और किसी तरीके से सद्भाव नहीं बिगड़े, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए। बिल्कुल बने रहिए सतीश जी आप हमारे साथ। रामनारायण मीणा जी, आपने अभी सुना सतीश पुनिया जी ने क्या कहा, सरकार जांच कर रही है लेकिन तह तक जाने की जरूरत है। ये आने वाले वक्त में खतरा राजस्थान के लिए हो सकता है। सीधे साधे आदिवासी ही पढ़ते हैं, उन्हें टारगेट करना आसान होता है और यही वजह है कि ये एरिया चुना जाता है। रामनारायण जी, देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आदिवासी इलाका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है क्योंकि गरीबी वहाँ है। हालांकि अब उनकी सर्विसेज में बहुत से लोग आने लग गए हैं। पूरा का पूरा ट्राइबल्स का जो है रेस्ट ऑफ राजस्थान को वहाँ रोक दिया गया है, उनके सर्टिफिकेट वहाँ मान्य नहीं है, इसलिए वो सर्विसेज में आ रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान सरकार कर सकती थी वो किया। यदि केंद्र सरकार चाहे तो एसटीएफ से जांच करा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ तक नक्सलियों का सवाल है, ये बीज किसने बोया? जो एक्ट बना, वहाँ सेपरेट एक्ट बना जिसमें मात्र आदिवासियों को 45% जो रिजर्वेशन दिया गया, वही बीज बोया गया है। वो जो जातवाद का आदिवासी गैर आदिवासी का झगड़ा है उस एक्ट ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ आदिवासी 70% से ज़्यादा रहते हैं। वो एक्ट उनको 45% रिजर्वेशन देता है। ये जो जिस तरह का खेल हुआ है, जिसके द्वारा भी हुआ है, जिस गवर्नमेंट के द्वारा भी हुआ है, जिन व्यक्तियों के द्वारा भी हुआ है, उसमें कौन संलिप्त है मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत जाँच का विषय है। ये जो बीज बोया गया है, इस बीज को समाप्त करने के लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। राजस्थान सरकार इस पे एक्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच करवाई है, तथ्यों को लिया है, कलेक्टर एसपी को क्योंकि उनकी नेग्लिजेंसी रही है उनको वहां से हटाया गया है। बाकी के अधिकारियों के बारे में भी सोचा जा रहा है कौन ऐसे लोग हैं जो इस आदिवासी क्षेत्र को शांतपूर्ण तरीके से डील कर सकते हैं। बाहर के जो लोग आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, वो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं थे, लेकिन इसके बारे में कहा तो ये भी जानना कि बीटीपी की एंट्री से ही नक्सली विचारों को यहाँ पर जगह बनाने का मौका मिला है। रामनारायण जी, बीटीपी के विधायकों को इसलिए सवाल उन पर भी उठा, सवाल कुछ अधिकारियों पर भी उठा। देखिए, वहाँ जो आए हैं जी, वहाँ जो आए हैं, देखिए प्रश्न ये नहीं है, वहाँ बीजेपी के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ के दोनों एमपी बीजेपी के हैं और वहाँ के एमएलए ज़्यादातर बीजेपी के हैं। ये समय रहते हैं ये क्यों नहीं बोले, ये भी बड़ा गहन विषय है। ये राजस्थान को अशांत करने का तरीका, चूंकि पड़ोस में गुजरात है, मेरे को आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन गुजरात के लोग उस आंदोलन में ज़्यादा आए हैं। जितने झारखंड की बात करते उतना नहीं है, गुजरात के लोग ज़्यादा हैं। क्या वो अपने रिश्तेदारों के नाते आए हैं, आदिवासी के नाते आए हैं, क्या बीटीपी के नाते आए हैं, या दूसरे तरीके से आए हैं, या किसी पार्टी विशेष के लोग हैं? सतीश पुनिया जी, सतीश पुनिया जी आपने अभी सुना। और एक बात जो ये रामनारायण जी का कहना ये कि आपके उस क्षेत्र की बात करें तो आपके सांसद है, आपके विधायक ज्यादा हैं, आप लोगों को वक्त रहते भनक क्यों नहीं लगी, क्यों इतना कुछ हो गया? चलिए, सवाल यही एसपी मित्तल जी आपसे रहेगा
कि आखिर वक्त रहते क्या वाकई में ये माने कि अब अगर सरकार अपने लेवल पर जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं या जो विधायक हैं उन्हें वक्त रहते इसकी भनक लगनी चाहिए थी, या पता था लेकिन शांत रह गए, या जानकारी ही नहीं थी? श्वेता जी, ये मैंने अभी कहा जैसे कि ये तो पिछले 4-5 साल से उनकी गतिविधियां चालू हैं। ये कोई 2-4 दिन में 2-4 महीनों में नहीं हुई है, पिछले 4-5 साल से जारी हैं। और इसीलिए उनके 2 साल पहले उनके 2 विधायक उनके जीत के आए। उन्होंने पूरा जो राजनीतिक अपनी जमीन तैयार करनी थी वो पूरी उन्होंने अपनी जमीन तैयार करी है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की, चलिए ठीक, अगर आपकी बात मान लेते हैं एसपी मित्तल जी कि अगर ये बात मान भी लेते कि 4-5 सालों से ये यहाँ पर स्टैब्लिश हुए थे, और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त लोकार्पण शिलान्यास का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आप देख रहे थे, लेकिन हम बात नक्सल को लेकर कर रहे थे कि नक्सल क्या नासूर तो कहीं प्रदेश के लिए नहीं बन जा रहा है। और गोठवाल जी, अभी आपने सुना कि देखिए आरोप बहुत लग रहे हैं और गुजरात से लोग आए हैं, ये कहना था, और इसलिए स्थिति यहाँ पर बिगड़ी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में भी लोग शामिल हो रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक साथ होकर एक अलग ही रणनीति यहाँ पर बना रहा हो? और जैसा कि कहना ये भी कि कोई आज कल की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, 4-5 सालों से ये अपनी जमीन तलाश रहे थे। ये बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि पिछले 5 साल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, 1-1 लाख 1.5 लाख की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टीएसपी ने निकाली तो नॉन टीएसपी के लोगों ने भी निकाली। ये पिछले 4-5 साल से ऐसा चल रहा है। और 4-5 बड़ी रैलियां, और डूंगरपुर बंद, बांसवाड़ा बंद और उदयपुर तक भी बंद का आह्वान हुआ है इसके पहले। और उसके बाद में ये इलेक्शंस हुए हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि सबकी रिश्तेदारियां हैं, यहाँ गुजरात बिल्कुल अटैच बॉर्डर है, आप मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे का आना जाना है, कल्चर समान है, लोग बाग समान है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा इंटेलिजेंस इनपुट इसमें कहीं ना कहीं और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जैसा कि यहाँ टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए। वहाँ के अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, ऐसे लगाए जाए ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। लेकिन अधिकारियों पर भी वहां पर सवाल उठे थे कि कुछ अधिकारी जिन्होंने शह दिया। हाँ, नहीं, ये सवाल उठे थे कि एक पक्ष किसी को साथ दे रहा है और एक पक्ष, ये वहाँ राजनीति फैल गई। जबकि अधिकारी जो भी जाता है वो सभी के लिए समान ही होता है, लेकिन आक्षेप लगते हैं। और इसका जांच होनी चाहिए, जैसा कि सीनियर ऑफिसर्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वहाँ भेजा गया है। और जांच को लेकर तो कह रहे हैं रामनारायण जी, देखिए इसकी जांच होनी चाहिए। और आपने भी कहा कि सरकार ने जिस स्तर पर जांच कर सकती थी किया गया, तो क्या माने कि पूरी तरह से मामला शांत है या फिर जांच जारी है और उसे खत्म करने की कोशिश रहेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि नक्सलवाद कहीं दक्षिण राजस्थान के रास्ते गुजरात तो नहीं जा रहा। देखिए, राजस्थान सरकार ने जो कुछ जांच करनी थी कर ली, करीब करीब थोड़ा उसको आउटपुट देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये 4 स्टेट अफेक्टेड है डूंगरपुर से। यहाँ नॉन टीएसपी का नहीं है। नॉन टीएसपी के आदिवासियों को रोका गया है, तो उनमें इस बात की नाराजगी है डूंगरपुर के आदिवासियों में कि हमारे 2 टुकड़े कर दिए गए जो एक्ट बनाया उसमें। लेकिन यहाँ 4 स्टेट है, गुजरात, झारखंड और साथ का साथ ये जो मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेट बीजेपी गवर्नर स्टेट है, केवल एकल राजस्थान है। तो ये जो तीनों स्टेट है वहाँ के एमएलए एमपी ज्यादातर बीजेपी के हैं। ये शांत रहे जब तक आंदोलन नहीं बढ़ा, तो ये भी हो सकता है कि राजस्थान को अशांत करने के लिए ऐसा कुछ किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान को अशांत करने की कोशिश तो थी, लेकिन सवाल ये कि अगर नक्सलवाद अपने पैर पसार रहा है दक्षिण राजस्थान में, और क्या दक्षिण राजस्थान के रास्ते वो गुजरात में प्रवेश कर रहा है, और अगर ऐसा होता है कि इनकी जड़ें मजबूत होती तो नुकसान होगा। राजनीतिक तौर पर भले नफे नुकसान की बात यहाँ पर राजनीतिज्ञ करते हो, लेकिन जरूरत है तह तक जाकर जांच करने के इस पूरे मामले की। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही।